हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, शुभ संध्या एवं प्यार भरे नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कोई अपडेट नहीं, मैं एक हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ। ये हिंदी की क्लास उन सब टीचर्स के लिए है, टीचर्स प्रतियोगियों के लिए हैं जो किसी भी स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इवन नेट हिंदी की परीक्षा भी देते हैं। तो जो भाषा और व्याकरण का अध्याय है, उस अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। विशेषतः जो ये रिटन है, जो लेखन है मेरे द्वारा लिखा गया है, ये हिंदी जो मास्टर कैडर है उसको संदर्भित करके और मास्टर कैडर की जो वैकेंसीज़ हैं उनको संदर्भित करके ये लिखा गया है। लेकिन जो ईटीटी के अभ्यर्थी हैं, पूरा का पूरा जो पेपर है हिंदी का, इवन एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला, चैप्टर से संदर्भित बात मैं कर रहा हूँ कि भाषा और व्याकरण का जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ, आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आप इसको समझने की कोशिश करें। बड़ी सरल भाषा में और रोचक भाषा में मैं आपको करवाऊँगा। चलिए हम चलते हैं। योगी प्रतियोगी एवं सामान्य हिंदी से आज इसका प्रथम अध्याय हम करते हैं, भाषा और व्याकरण। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भाषा, मैं अपने अनुसार व्याख्या पे नहीं जाऊंगा क्योंकि व्याख्या बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं नोट्स के हिसाब से आपके साथ चलता हूं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। ये भाष शब्द आप नोट कर लें। अब प्रश्न आता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो वो है भाष। भाष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यक्तवाणी अर्थात बोलना। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इन सार्थक शब्दों के माध्यम से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। वस्तुतः ये वाक्य ही हमारे विचारों और भावों को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं और किसी भाषा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार तो ये बात थी। अब भाषा की परिभाषा क्या है? आपसे यदि भाषा की परिभाषा पूछी जाए तो भाषा की परिभाषा इसमें दोस्तों, भाव व विचार व्यक्त करने के लिए सार्थक ध्वनि संकेतों की व्यवस्था भाषा कहलाती है। बड़ी सरल, आपको याद नहीं करनी। अरे आपके पास जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनको व्यक्त करने के लिए, एक गूंगा व्यक्ति है, इशारे करेगा, किसी को समझ आएंगे, किसी को नहीं आएंगे। लेकिन एक ऐसा माध्यम है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप हिंदी जानते हैं तो समझ रहे हैं। आप पंजाबी बोलते हैं, यदि आप पंजाबी बोल रहे हैं तो सामने वाला पंजाबी जानता, वो आपको समझ रहा है। लेकिन जो पंजाबी नहीं जानता वो नहीं समझ रहा है। तो भाव व विचारों को व्यक्त करने में, भाव व विचार व्यक्त करने के लिए सार्थक ध्वनि संकेतों की व्यवस्था, समझ लें, व्यवस्था या माध्यम या साधन भाषा कहलाती है। तो अब जो प्रश्न आता है एग्जाम में वो दो तरह से आता है। एक के भाषा भाव व विचार व्यक्त करने का एक साधन है। ऑप्शन में इस तरह से दिए जाएंगे। एक ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, 3 गलत होंगे। तो ये मैंने सिर्फ ठीक चुने हैं, गलत मैंने नहीं चुना, ताकि आपके माइंड में जो जाए वो बिल्कुल शुद्ध जाए, सही जाए, ताकि आप एक बार सुनने के बाद भी सही को ऑप्शन में पिक कर लें। ऑप्शन गलत चाहे कितने ही दिए क्यों ना हो। भाषा ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है, क्योंकि भाषा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। देखिए, कलम शब्द लिखा हमने, कै लय में, उनको एक सीरीज में ध्वनियों के संकेत फिक्स कर दिए, यानी कि लिपि वर्ण बना दिए, कैक है, और उनको एक व्यवस्था में दे दिया। देखिए, हिंदी है कै से है तक, एक व्यवस्था में सीरीज में कै के बाद ख आता है, कै के बाद ख आता है, ए के बाद बी आती है, तो एक व्यवस्था में है। तो क्या भाषा भाव व विचार व्यक्त करने का एक साधन है। भाषा ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। भाषा मानव मुख से निकली हुई एक अभिव्यक्ति है। ये मनुष्य की आविष्कृत है, ये कोई परमात्मा ने नहीं दे रखी, ये मनुष्य ने बनाई है।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है, प्रश्न ये आता है कि भाषा में शब्द और अर्थ का संबंध कैसा होता है। भाषा में शब्द और अर्थ का संबंध कैसा होता है। भाषा में शब्द और अर्थ का संबंध प्राय रूढ़ होता है। आगे चलिए। विश्व में 12,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और विश्व में जो प्रमुख भाषाएं हैं वो 3,000 से अधिक हैं और 3,000 से अधिक ऐसी भाषाएं हैं, भाषा या बोली हैं जिनका अपना व्याकरण है। और हिंदी भाषा का विश्व में तीसरा स्थान है। ये प्रश्न आता है पेपर में आपको कि हिंदी भाषा का विश्व में बोले जाने की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तीसरा, प्रथम स्थान चीनी और दूसरा अंग्रेजी का है। तो इस प्रकार सीरीज होगी, पहला स्थान चीनी को, दूसरा अंग्रेजी को और तीसरा हिंदी को। आगे चलिए। जो आपको एग्जाम में प्रश्न आता है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। उत्तर, हिंदी आर्य इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा है। देखिए, जो इंडो आर्यन भाषा परिवार है ये एक बड़ा परिवार है बहुरूपीय, जिसमें भारत और यूरोप की सारी भाषाएं शामिल हैं। उनकी एक शाखा है बहुरूपीय भाषा परिवार की जिसका नाम है आर्य भाषा परिवार। और आर्य भाषा परिवार की भाषाएं भारत के उत्तर में बोली जाती हैं, यानी कि भारत के उत्तर में बोले जाने वाली भाषाओं का जो परिवार है वो आर्य भाषा परिवार कहते हैं। अब प्रश्न है कि आर्य भाषा परिवार होता क्या है, भाषा परिवार होता क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे आप में से कोई गिल है या आप में से कोई सिरोहा है, ढुल है, कुछ भी है, तो आपका नाम गिल क्यों पड़ा? क्योंकि आप में से कोई, आपके पूर्वजों में से कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, किसी नाम से जाना जाता था, वो गिल था। उसके बाद जो पीढ़ी उसकी ब्रांचेज निकली और बहुत सारे परिवार उसके हो गए, तो उस परिवार से उनको गिल कहा गया। ठीक उसी प्रकार से एक भाषा परिवार है आर्य, और उसमें से जितनी भाषाएं निकली उन सब के समूह को एक भाषा परिवार कहा गया। आगे चलिए। जो आपको एग्जाम में आता है, एग्जाम में प्रश्न आपको ये आता है कि हिंदी भाषा का क्रम स्थापित कीजिए। हिंदी भाषा का क्रम स्थापित कीजिए, यानी कि हिंदी का जो विकास है वो किन चरणों में हुआ है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत और फिर अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी, यानी कि प्राचीन अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी भाषाओं का जन्म हुआ है। जो प्रश्न ये आते, दो तरह से प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो क्या है। आपने उसको लिखना कैसे है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत संस्कृत, अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं, ये आपका क्रम बनता है। और अपभ्रंश का अवहट भी कहते हैं, अवहट। अब आगे चलिए। प्रश्न है जो बनता है कि हिंदी का अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का विकास क्रम कैसे हुआ। ये केवल जो बीएड स्पेशल के बच्चे हैं हिंदी के, वो इसका स्नैपशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। बस एक बात याद रखें कि जो ब्राचड़ शौरसेनी की ब्राचड़ ब्रांच है, उससे ब्राचड़ शाखा है, उससे पंजाबी का विकास हुआ है। और शौरसेनी हिंदी के संदर्भ में आपने ये याद रखना है, प्रश्न जो बनता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, शौरसेनी से। सिर्फ एक प्रश्न आपने याद रखना है कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, शौरसेनी हिंदी से। अपभ्रंश से शौरसेनी आई, शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी आई और पश्चिमी हिंदी की ब्रांचेज हैं जो वर्तमान में हिंदी है। तो विकास ऐसे बना। अपभ्रंश की एक शाखा है शौरसेनी और शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी। तो पंजाबी का विषय में आप जान लें कि पंजाबी जो है ब्राचड़ की एक शाखा है। आगे चलिए। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, हिंदी की उपभाषाएं। दोस्तों, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो 5 उपभाषाएं हैं, जिनमें प्रमुख है 5, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। ये
हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं हिंदी की। अब आपका संबंध जो है पश्चिमी हिंदी से है, बस आपने पश्चिमी हिंदी पे भी रुकना है। प्रश्न आपको क्या आता है, पश्चिमी हिंदी की कौन सी भाषा नहीं है। अब आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी भाषाएं हैं। ब्रिज, खड़ी बोली, कन्नौजी और बुंदेली। ब्रिज, खड़ी बोली, कोरवी या हरियाणवी कहते हैं जिसको, कन्नौजी और बुंदेली। प्रश्न जो आपको आता है हिंदी में, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? सूरदास जी। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो एग्जाम से रिलेटेड है वो है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? सूरदास जी। और सूरदास जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो है सूरसागर। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई है दोस्तों। और ये आगे जो मैंने नोट लगाया है ये स्पेस बच्चों के लिए है, वो पढ़ लें। प्रश्न सूरदास जी के संबंध में हिंदी में एक विशेष प्रश्न आता है एग्जाम में। सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं और इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप दोस्तों 8 कवियों का एक समूह था जिसे वल्लभाचार्य जी ने स्थापित किया था। एक ये प्रश्न आता है, विशेष तौर पर एक प्रश्न ये आता है कि ब्रजबुली का संबंध किससे है? दोस्तों ब्रजबुली का ब्रज भाषा से कोई संबंध नहीं है। ब्रजबुली भाषा का संबंध बंगाल के कृष्ण भक्त बंगाल से है। ब्रजबुली का संबंध बंगाल से है और ये कृष्ण भक्त कवियों की भाषा है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रजबुली का संबंध किससे है? ब्रजबुली का संबंध बंगाल से है। प्रश्न ये आता है कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की शाखाएं हैं? तो ये दोस्तों पूर्वी हिंदी की शाखाएं हैं और पूर्वी अवधी इनमें सबसे प्रसिद्ध है। और अवधी भाषा के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं और इनकी रचना रामचरितमानस है। आगे चलिए, ये आता है आगे 5वां, बिहारी। बिहारी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। आपको जो एग्जाम में आता है वो ये आता है मैथिली। मैथिली के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो विद्यापति जी हैं और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं पदावली और कीर्तिलता। पेपर में आपको ये पूछा जाएगा कि कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। आगे चलिए, खड़ी बोली का जो परिनिष्ठ साहित्यिक रूप है, खड़ी बोली जो है हिंदी वर्तमान में खड़ी बोली का परिनिष्ठ साहित्यिक रूप के रूप में प्रचलित है। और हिंदी का जो पहला कवि है वो अमीर खुसरो को माना जाता है और उनकी प्रसिद्ध रचना पहेलियाँ और मुकेरियाँ है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है और ये खड़ी बोली में लिखा गया है। ये एक महाकाव्य है। और मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्रकवि कहा जाता है। साकेत इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जो कि खड़ी बोली में लिखी गई है। आगे चलिए, ये प्रश्न पेपर में आता है दोस्तों। हिंदी की जो शाखा दक्षिण में बोली जाती है उसे दक्षिणी हिंदी कहा गया है और इसमें ये जो है उर्दू से संबंध रखती है। इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है हिंदी विशेष वालों के लिए, कुलजम स्वरूप किसकी रचना है? संत प्राणनाथ की, जो कि दक्कन हिंदी की प्रसिद्ध रचना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंशाल्लाह केतकी की कहानी किसकी लिखी हुई है? इंशाल्लाह की। और ये हिंदी की पहली जो है कहानी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो ईटीटी वालों के लिए है वो ये है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादन में कौन सी पत्रिका और कब निकली थी? दोस्तों सरस्वती पत्रिका निकली थी 1903 में। इसकी महत्ता क्या है? इसने हिंदी को स्थायी रूप दिया था। और हिंदी भाषा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो भक्ति काल को कहा जाता है।
आगे चलिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया। दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में अनुमोदित किया गया, इसलिए 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ईटीटी बीएड दोनों के लिए कि राजभाषा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। दोस्तों भले ही 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा अनुमोदित कर दिया गया, अनुमोदित, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए यदि एग्जाम में आपको प्रश्न आए हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया और ऑप्शन हो 14 सितंबर, 26 जनवरी, तो आपका उत्तर होगा 26 जनवरी न कि 14 सितंबर। इस बात को ध्यान रखें। आगे चलिए, प्रश्न यह आता है पेपर में, हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ की भाषा बनाया गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343, और ये पढ़ लें जिन्हें पढ़ना है। और भारतीय संविधान की हिंदी कौन सी अनुसूची में शामिल है। तो दोस्तों ये 8वीं अनुसूची में शामिल है, और हमारी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। पेपर में जो आता है, पेपर में जो आता है दोस्तों, एक भाषाओं का समूह दे दिया जाएगा आपको, और उस भाषाओं के समूह में एक भाषा ऐसी डाल दी जाएगी जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। तो आपने इन भाषाओं को याद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 4 भाषाएं आप देख लें, सिंधी, बोडो, संथाली और डोगरी और नेपाली, क्योंकि सारे बच्चे नेपाली में कंफ्यूज होते हैं। नेपाली भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसकी भाषा है, संथाली भी, डोगरी भी, बोडो भी। जो ऑप्शन में आपको उत्तर आता है वो भोजपुरी आता है। भोजपुरी एक प्रसिद्ध भाषा, प्रसिद्ध बोली है, लेकिन वो संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं है। इसलिए यदि ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में भोजपुरी जरूर आएगा। 3 ऑप्शन आपको संविधान की भाषाएं होंगी, एक भाषा संविधान की भाषा नहीं होगी, और वो ऑप्शन में ऑलमोस्ट भोजपुरी होती है। इसलिए भोजपुरी संविधान की भाषा नहीं है। आगे चलिए, वर्ण समूह क्या कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिखित भाषा का क्या महत्व है, ये हमारे पीढ़ियों के ज्ञान को सुरक्षित रखती है। आगे चलिए, ये हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। हम आगे इसको फिर किसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।